नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत में कृषि क्रांति। आपको बता दूं कि हम लोग आजीविका जो विषय है उसके अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत ही आज पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, जो कि दूसरा क्लास है ये। और दूसरे क्लास में भारत में कृषि क्रांति से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो को जिसमें हम लोग क्लास 1 लिए हैं, उसको यदि नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आजीविका के इकाई 1 के क्लास 1 को आप देख सकते हैं। और आज दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम लोग भारत में कृषि क्रांति से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के भारत में कृषि क्रांति। और कृषि क्रांति से भी सवाल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भारत में कृषि क्रांति के अंतर्गत हम देखेंगे कि पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र या किस उत्पादन से है। तो हम बताएंगे दलहन उत्पादन, क्योंकि दाल आपका पीला रहता है। पीली क्रांति आपका दलहन उत्पादन। लाल क्रांति आपका मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। जनरली टमाटर भी आता है आपका, मांस भी आता है। तो मांस और टमाटर उत्पादन, कई बार एग्जाम में मांस भी लिया है, टमाटर भी लिया है। अगर दोनों है तो आप दोनों को ही लगाएंगे। तीसरा देखते हैं गोल क्रांति। तो आलू उत्पादन आपका गोल क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपका झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपका उर्वरक और खाद उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष, चूंकि यहाँ पर इंद्रधनुष में 7 रंग रहते हैं, इसलिए संपूर्ण क्रांति आपका इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है बागवान है, शहद है, फल है इत्यादि के उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति आपका कपास उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति आपका बांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत कृषि राज्य सूची का विषय है। अर्थात आपका केंद्र सूची होता है, राज्य सूची होता है और एक होता है आपका समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची होते हैं। केंद्र सूची में आपका केंद्र सरकार संबंधित विषय वस्तु पर कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से उस विषय वस्तु पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिल करके उस विषय वस्तु पर आपका नियम कानून बनाएंगे। दूसरा देख लेते हैं एनपीके। एनपीके का आदर्श अनुपात कितना है आपका? 4:2:1 है। भारत में एनपीके का अनुपात कितना है? 11.8:4.6:1। अब यहाँ पर 4, 2 और 1 से कहीं ये आंकड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए कह सकते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर है। किसके मामले में? आपका खाद एवं उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर है। तीसरा देख लेते हैं भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से संत विनोबा भावे द्वारा की गई। विनोबा भावे का नाम याद रखना है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? विनोबा भावे। शुरुआत कब की गई? 1951 में। और जगह कौन सा है आपका? पोचमपल्ली तेलंगाना से। अगला चलते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ईयर को याद रखेंगे। अंदर के जो योजना के अंतर्गत जो और अंदर से
उसको डीपली अध्ययन करना होता है, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उस योजना का नाम और ईयर को यहाँ पर देख रहे हैं। एक आध वीडियो और जारी करेंगे जिसके अंतर्गत आप उस योजना जो महत्वपूर्ण जो योजना है उसका अलग से वीडियो हम जारी करेंगे। शाकंभरी योजना जो है आपका 2005 में आया। सूक्ष्म सिंचाई योजना आपका 2006 में है। कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना 2 अक्टूबर 2009 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान शॉपिंग मॉल आपका 2010 में। छत्तीसगढ़ में कहाँ बना आपका? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ में आपका कहाँ बना? राजनांदगांव में। और दूसरा कहाँ बनने वाला है आपका? महासमुंद में। तो किसान शॉपिंग मॉल आपका राजनांदगांव 2010। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका 18 फरवरी 2016 को। सातवां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। अगला देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान भाइयों को क्या लेना है आपका? कृषि साख लेना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट लेना है, तो क्रेडिट कार्ड तो रहना जरूरी है। जैसे पैसा निकालते हैं बैंक से, एटीएम से, तो हमारे पास क्या होता है? एटीएम कार्ड होता है। उसी प्रकार से किसानों को अगर क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट कार्ड रहना जरूरी है। और ये क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई? 1998 में। किसान कॉल सेंटर किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श के लिए, सलाह के लिए, सुझाव के लिए एक अनुभवी एवं कृषि वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी। ऐसे में किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को की गई। 10वां, किसान के से संबंधित या किसानों के अधिकतर मामलों पर निर्णय लेने के लिए या शिकायत करने के लिए किसान आयोग का गठन किया है। जैसे आपका महिला आयोग होता है, महिला आयोग होता है, बाल संरक्षण आयोग होता है, बाल संरक्षण आयोग होता है, उसी प्रकार आपका किसान आयोग भी है। और इसकी किसान आयोग की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना 1999 से 2000 के मध्य की गई। अगला देख लेते हैं, कृषि विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो सोर्स है, जो डाटा है, वो सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। इसे याद रखेंगे विद्यार्थी। कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है भाई? 69। लेकिन उपज उप मंडियों की संख्या, ये मंडी है और यहाँ पर उप मंडी है, उप मंडियों की संख्या कितनी है? 121। याद रखेंगे, 69, 121। धान उपार्जन केंद्र, जहाँ धान की खरीदी होती है, बिक्री होती है, खरीदी होती है, 2739 धान उपार्जन केंद्र है। चौथा, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नाम दिया गया है, इसमें पहली बात यह है कि देश के 585 कृषि उपज मंडियां शामिल हैं इसके अंतर्गत, और छत्तीसगढ़ के 20 कृषि उपज मंडियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल हैं, तो आप बताएंगे 20। और पूरे देश में कितने हैं आपका? 585। अगला देख लेते हैं, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1929 में। याद रखेंगे, ICAR की स्थापना कब हुई? 1929 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड, ये बोर्ड है, इसकी स्थापना 1956 में की गई। जिस समय
1956 में आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसी समय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड की स्थापना की गई। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना 1957 में। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1965 में। और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन अभी देखें कुछ देर पहले 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को। अगला देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति आप सभी सुने हैं, फिर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति वास्तव में है क्या। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग, यहाँ पर लिखावट थोड़ा सा गलत हो गया है, सर्वप्रथम लिखाया गया। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। इस शब्द को सबसे पहले विलियम गॉड ने प्रयोग किया था और वैश्विक आधार पर हरित क्रांति के जनक, पूरे विश्व के आधार पर देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग हैं। जबकि भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आता है। वैश्विक आधार पर बात किया जाए तो बोरलाग जी हैं, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1966-67 योजना अवकाश के दौरान हुई थी। आप सभी जानते हैं कि पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, और जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो 5 ईयर प्लान था, 5 साल का कार्यक्रम रहता था। तो 1966-67 में जिस समय हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिस समय हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया गया, उस समय योजना अवकाश थी। इसलिए पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसकी शुरुआत हुई। तो पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत क्या चल रहा था उस टाइम पे? योजना अवकाश। इसलिए आप बताएंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश के दौरान हुई। अब देखेंगे कि हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो अधिकांशतः या बोला जाए मूलतः कहाँ कहाँ था। तो आप देखेंगे कि हरित क्रांति का जो क्षेत्र है, जैसे आपका ये तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है। ये वाले क्षेत्र में आपका पूरा हरित क्रांति का सर्वाधिक संकेंद्रण क्षेत्र था। कहने का मतलब आपका पंजाब आ गया, इसमें हरियाणा आ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया और राजस्थान का गंगानगर जिला भी आ गया। अब हरित क्रांति के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल पर हुई? तो आपको बताना चाहेंगे कि गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर उसके बाद चावल की फसल में की गई। अगला देखते हैं। हरित क्रांति के बाद हरित क्रांति 2.0 भी आया। इसका प्रारंभ 1987 में। हरित क्रांति जो शुरुआती वाला था वो 1966-67। हरित क्रांति जो 2.0 है उसका प्रारंभ कब किया गया? 1987 में। कब किया गया? 1987 में। योजना काल आपका कब चल रहा था? आपका पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वर्ष 2006 में क्या हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हरित क्रांति जो 2.0 चल रहा था उसी के अंतर्गत चावल उत्पन्न करों का आह्वान किए थे। अर्थात अब गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया जा चुका था,
अब चावल की मात्रा को बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने चावल उत्पन्न करो का आह्वान किए। अगला चलते हैं, हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना। सबसे पहले हम क्या देखें, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद देखें क्या, हरित क्रांति 2.0, और अब देख रहे हैं हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना। इसकी शुरुआत कब की गई, 2005 में। इसके अंतर्गत जो अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला योजना के तहत भी 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं। तो याद रखेंगे अम्ब्रेला योजना किसके तहत है, तो हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना के अंतर्गत है। इसकी शुरुआत कब की गई, 2005 में। अगला देख लेते हैं, सदाबहार हरित क्रांति, अर्थात इसका उद्देश्य ही है, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, सदाबहार हरित क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति। इसका आह्वान वैसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। आह्वान ऐसा था कि नाम में ही है सदाबहार, पर्यावरण की दृष्टि से जो सुरक्षित हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और सामाजिक रूप से भी टिकाऊ हो, ऐसे हरित क्रांति को हमको क्या देना है, बढ़ावा देना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के सदाबहार हरित क्रांति का आह्वान डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, श्वेत क्रांति। जिस प्रकार फसलों के तीव्रतम वृद्धि के लिए, फसलों के उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाई गई, उसी प्रकार दुग्ध उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया गया। श्वेत क्रांति का कॉन्सेप्ट 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से लाया गया। इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन जो फ्लड चला वो दुग्ध उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि के लिए ही चला था, इसलिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। इसे आप याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। तो कितने चरणों में लागू किया गया, तो देश में इसे 3 चरणों में लागू किया गया। और 3 चरणों में लागू किया गया तो कौन कौन से ईयर हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1970 से 1980, 1981 से 1985 और 1985 से 1995। तो 1985 से 1995 जो तीसरा चरण था, इसी चरण में भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचा था। बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि भारत 1985-95 में भी आपका दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान अपना परचम लहराया था वैश्विक स्तर पर। अगला देख लेते हैं, श्वेत क्रांति। जिस प्रकार से हरित क्रांति के पश्चात हरित क्रांति 2.0 आया, उसी प्रकार से श्वेत क्रांति 2.0 भी आया। इसका प्रारंभ वैसे तो 19 सितंबर 2004 को हो गया, 2024 माफ करिएगा। श्वेत क्रांति 2.0 की प्रारंभ जो शुरुआत है वो 19 सितंबर 2024 को किया गया। इसका जो लक्ष्य था कि 660 लाख लीटर प्रतिदिन जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ा करके अब 1000 लाख लीटर करना है, 1000 लाख लीटर करना है, 1000 लाख लीटर करना है। अगला देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन में वर्ष 2023-24 की बात किए जाए तो 239.30 मिलियन टन इतना आंकड़ों के अनुसार दूध की उपलब्धता है। 239.30, 240 लगभग, मोटा मोटा याद रखेंगे तो। अग्रणी उत्पादक राज्य में देखा जाए तो क्या क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। प्रति व्यक्ति दुग्ध
की उपलब्धता की बात किया जाए तो 471 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, और जो वैश्विक औसत है 323 ग्राम प्रतिदिन, तो भारत में कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो अधिक है। तो आपको कूट में पूछा जा सकता है कि वैश्विक जो आपका औसत है 323 ग्राम, उससे भारत का जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है क्या वो अधिक है? बिल्कुल अधिक है। ये दिखाई दे रहा है आंकड़ा 471 और 323। सर्वाधिक दूध की उपलब्धता किस राज्य में है? आपका पंजाब में। कितना है? 1221 ग्राम प्रति व्यक्ति। न्यूनतम दूध की उपलब्धता आपका दमन एवं दीव में है। अब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़पेपर में आया था, उसको बताया जाए। खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा औसत प्रति व्यक्ति खपत राजस्थान में। खपत की बात किया जाए, ये खपत है दूध पीने में राजस्थानी नंबर 1 है, पंजाब और हरियाणा पीछे है। यहां पर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 193 ग्राम प्रतिदिन है। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 193 ग्राम प्रतिदिन है, और ये आपका जो स्रोत है वो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार इसका डाटा है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना है? 193 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूध उत्पादन में जो पशुधन की हिस्सेदारी है, उस पे सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में हिस्सेदारी की बात की जाए तो देसी जो भैंस होते हैं वो सबसे अधिक आपका योगदान दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर संकर नस्ल है, फिर उसके बाद फिर तो आपका बकरी है इत्यादि, और जो पशुधन है वो आएंगे। तो सबसे अधिक किसका है? आपका देसी भैंस का। इसको आप याद रखेंगे, देसी भैंस का है। अगला देख लेते हैं, दूध उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो दूध उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, तो इसके संबंध में वीडियो हम कल जारी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।